हेलो दोस्तों, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। तो आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि किस तरीके से केदारनाथ जाया जाए। क्योंकि केदारनाथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और केदारनाथ के साथ साथ आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीधाम चारों धाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो कहाँ से किस प्रकार से जाया जाए, इस केदारनाथ की यात्रा में संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रदान करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ पर रुका जाए, ये सब चीज़, यहाँ तक पहुँचने के तरीके कैसे कैसे हैं। आप बाय रोड, बाय एयर आ सकते हो। रुकने के लिए कहाँ कहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ आप करवा सकते हो, और यात्रा के बाद दर्शन करने का सही तरीका क्या है। आपके पास हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था देखी जाएगी कि क्या खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये सभी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि आप एक बार ज़रूर पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि केदारनाथ जाए कैसे जाए। तो आपके पास कई तरीके होते हैं केदारनाथ जाने के। आप बाय हरिद्वार आ सकते हो, बाय रोड, आप अपने व्हीकल से आ सकते हो। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की हमने अपने बाइक से। तो सुबह के टाइम हम निकले हैं घर से और टोल टैक्स वगैरह आ गए, तो हमारा टोल तो कहीं लगा नहीं। हमारी यात्रा बाइक से शुरू होने वाली थी, जिसमें तकरीबन 8 से 9 घंटे लगने वाले थे। तो सबसे पहले हमें पहुंचना था हरिद्वार। तो हरिद्वार पहुंचने से पहले हमें दिल्ली से निकलना पड़ता, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हम हरिद्वार पहुंचेंगे। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हमें दिखे। तो सबसे पहले आप हरिद्वार आ जाओ। हरिद्वार आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। सबसे पहला काम अपना पंजीकरण कराओ। यहाँ पर 11-12 से बहुत सारे काउंटर मिले हुए हैं। अगर यहाँ नहीं करवा पाते हो रजिस्ट्रेशन, तो आप सीधा ऋषिकेश भी जा सकते हो, जो लगभग यहाँ से 26 किलोमीटर दूर होगा। तो या तो 26 किलोमीटर दूर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो आप, या फिर हरिद्वार में करवा के चलो। तो हमने तो अपना भाई वहीं रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम ऋषिकेश के लिए निकल गए। ऋषिकेश से हमें जाना था सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग के रास्ते में देवप्रयाग, श्रीनगर, धारादेवी, रुद्रप्रयाग, बहुत अच्छे अच्छे आपको पवित्र स्थल देखने को मिल जाएंगे। रास्ते में ऐसे पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ कर कि अगर आपको यहाँ से दूरी लगभग मुझे लग गया था हरिद्वार से जाने में, सोनप्रयाग तक की दूरी जो लगभग मुझे 8 से 10 घंटे का टाइम लग गया था। तो पहले वाले दिन ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, रात ज़्यादा हो गई। तो हम लोगों ने श्रीनगर के बीच में ही अपना स्टे करना ठीक समझा, क्योंकि रात को ज़्यादा हम बाइक चला नहीं सकते थे और पहाड़ों का रास्ता होता था। तो हमने क्या किया, श्रीनगर के बीच में ही अपना एक होटल ले लिया और वहाँ पे हम स्टे कर गए। और अगले दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह। तो मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पहन ली और राइडिंग जैकेट पहन के भाई को बोला ये पहनने के लिए। तो इसने तो मना कर दिया, नहीं मैं तो जैकेट नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे ही चलूँगा। तो भाई सुबह सुबह फटाफट निकले हैं और निकल के हमें जल्दी जाना था। तो 2-3 घंटे चलने के बाद थोड़ी सी हमें लग गई भूख। तो पहाड़ों के अंदर जो है ना, मैगी पॉइंट बहुत बने होते हैं। तो जहाँ रुको सबसे पहले मैगी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैगी का नाश्ता कर लिया कि चलो ब्रेकफास्ट हो जाए, और चाय वगैरह पी ली, क्योंकि इसके बाद हमें सीधा लॉन्ग ड्राइव चलना था बहुत दूर तक। तो यहाँ की यार पहाड़ों की जो मैगी खाने में जो मज़ा है ना, वो अलग ही मज़ा होता है। तो भाई हमने तो अपनी मैगी खा ली और यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हमने थोड़ी सी मस्ती फोटोग्राफी वगैरह कर ली। कुछ आप एक्शन देख सकते हो हमारे, कितने मस्त एक तरीके से एक्शन किया गया। अब रास्ते में इतने सारे गांव आते थे, हमें यहाँ पता चलता कि अब पहुँच गए। और दोनों साइड में जो पहाड़ होते थे, जो देखने का नज़ारा होता, देख लो भाई बादल कितने सुंदर हैं। रास्ते में चलते हुए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ये एक भाई पैदल यात्रा कर रहे थे, लगभग 60 दिन का ट्रेवलिंग ट्रिप था इनके पास। तो ये भी केदारनाथ जा रहे थे, इनको हफ्ते 10 दिन हो गए निकले हुए। तो जब हमने इनसे बात की तो हमें बहुत कुछ इनके बारे में पता चला। चारों धाम के लिए 4 धाम 5 कितने दिन लग जाएंगे आपको? तकरीबन सर 2 महीने। 2 महीने तक आप ऐसे चलते रहेंगे? टेंट का सारा सामान लेके चलते हो आप? सर साथ में लगे। नाइट में स्टे वगैरह कहाँ करते हो आप? नाइट में सर मंदिर होते हैं, धर्मशालाएँ होती हैं। जहाँ तक आप पहुँच गए वहाँ तक चले जाएंगे। चलो अच्छा लगा जी भैया, अपने कैसे हो? ठीक है, आप अच्छे हैं? बस बढ़िया। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, पहुँचते हैं। ठीक है। मैं तो इससे मिलके चल लिए और हम पहुंच गए सीतापुर बस स्टैंड, और जो हमारा सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले पड़ता था। तो हमने देखी पार्किंग बहुत बड़ी थी भाई यहाँ पे, लेकिन पार्किंग पूरी फुल थी। यहाँ हमें रुकने नहीं दिया गया, बोला आगे जाओ आगे जाओ। और यहीं से लाइन लग गई थी सोनप्रयाग बस स्टैंड से आगे तक के लिए, मतलब कि यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो किसी तरीके से हमने ये भी पार किया और हमें सोनप्रयाग से जाना था गौरीकुंड। वहाँ के लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो हमने पार्किंग करके वहाँ से सीधा हम आ गए ऑटो टैक्सी पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटो टैक्सी कुछ नहीं चलता है, सिर्फ इनकी सवारी चलती है 50 रुपये सवारी।
तो 50 रुपये सवारी में बैठ गए। गौरीकुंड से बोलेरो सर्विस थे हमारे पास और लगभग 300-350 गाड़ी यहाँ पे इनकी चलती है। तो इस गाड़ी में बैठ के ये हमें छोड़ देगी गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड तक जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आगे देखेंगे हम। फंस गए हम, आधे पौने घंटे जाम में खड़े खड़े थक गए। अब यहाँ से पैदल चलना शुरू किया है। टैक्सी वाले से बात हुई तो बताएगा आधा किलोमीटर जाम है। अब चलो फिर पैदल चल के अब जाने लग रहे हैं। यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे। एक बार में 300 टैक्सियाँ चलती है। अप एंड डाउन बिल्कुल रेगुलर होती रहती है। लेकिन अगर आप जाम देखोगे भाई, गौरीकुंड पहुँच गए थे और जब यहाँ कुंड के अंदर जा रहे हैं तो एक तो इतनी भीड़ है, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुंड में हम नहा नहीं पाएंगे। इसलिए साथ में इधर इसी के साथ में झरना आया हुआ है, बिल्कुल साफ़ पानी है और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। अब हम सोच रहे हैं कि इसी के अंदर हम स्नान वगैरह करके फिर यहाँ से निकलें। यही अब हमारी प्लानिंग रहेगी और शाम तक में चढ़ाई पूरी कर लेंगे। कोशिश तो ये रहेगी चढ़ाई पूरी हो जाए। सब कहते हैं वहाँ की चढ़ाई स्नान वगैरह करके हमने अपनी यात्रा शुरू की। तो यहाँ पे जैसे शुरू में हम चढ़ाई करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब कि सीढ़ी बनी हुई है, हम तो पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे थोड़ा सा और ऊपर चलते गए तो सीढ़ी थोड़ी सी बड़ी होती चली गई और जब हम थोड़ा सा और आगे गए हैं तो हमें लगने लगा कि नहीं यार, चढ़ाई तो खतरनाक होगी। तो यात्रा शुरुआत करते सबने अपनी यात्रा शुरुआत कर ली। तो पतली सी गली के अंदर से निकले हम और बहुत भीड़ लगी हमें कि भाई इतनी भीड़ है तो ऐसे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से दूरी हमारी लगभग 22 किलोमीटर की दूरी थी। तो हमें लगा शाम तक में कवर कर लेंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ से द्वार आ जाता है, जहाँ पर आपको घोड़े वगैरह मिल जाएंगे, आपको पालकी मिल जाएगी, आप सब कुछ ले सकते हो। तो घोड़े लेने के लिए भी आपको यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि कौन से घोड़े ले रहे हो। सारे घोड़े का रेट बना फिक्स होता है, आप घोड़े वाले पे जा सकते हो। पिट्ठू वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, नहीं तो आप पालकी के अंदर भी जा सकते हो। तो यात्रा शुरू करते ही ये सब कुछ मिला हमें। बढ़िया लोकेशन भाई। इस पेड़ की है ना एक अलग सी खूबी है। ये कौन से कलर के पत्ते हैं? हरे कलर के। अब देखो इसके बैक साइड में कैसे हैं, वाइट पूरे देख लो, सब में बिल्कुल वाइट है। दैट मीन्स कि एक साइड आपके ग्रीन और एक साइड वाइट, ऐसे पत्ते यहाँ पर हैं। तो आपके घोड़े के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो यहाँ से आप घोड़े रेंट पे ले सकते हो। सीधा आपको ऊपर तक छोड़ देंगे केदारनाथ के मंदिर के द्वार तक और इनका रेट फिक्स है, कुछ का 3350 रुपये है। आप पिट्ठू पालकी भी ले सकते हो। यहाँ से पिट्ठू के अंदर चले जाओ, घोड़ों का रेट फिक्स है, पिट्ठू का फिक्स है। किस तरीके से आप ले सकते हो, सबका वजन के अनुसार होता है। तो निकलना से यात्रा शुरू करते हैं तो देखते हैं भाई भीड़ तो बहुत है और धीरे धीरे चलते चलते तो हम कई सारे कैंप क्रॉस भी करते हैं। 10-12 किलोमीटर के बाद ऐसे लगने लग गया था कि भाई अब तो हमारी थकावट होने लग गई थी और जब ज़्यादा चढ़ाई आने लग जाती थी तो हमें दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर क्या है कि आप पानी पीते रहो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो आपको पानी पीते ही रहना चाहिए। आ गया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अभी मेरे को 14.5 किलोमीटर और जाना है। रास्ते में घोड़े गाड़ी में गए, सोचा घोड़े से चला जाऊँ, लेकिन देखा कि दो बार हिम्मत करके चलते हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे घोड़ा कर लेना चाहिए। लेकिन अब चल दिए तो चल ही जाएंगे। अब शुरू हो गई तो आगे से मिलाता हूँ फिर। चलो तो भाई इतना डिस्टेंस चलने के बाद थकावट इतनी ज़्यादा होने लग गई थी कि थोड़ा सा चलते लगता था बस भाई बैठ जाओ, थोड़ा सा 100 मीटर चलो बैठ जाओ। और इसी बीच में हो गई बारिश शुरू और जैसे बारिश शुरू हुई तो हमें तो अपना रेनकोट निकालना पड़ गया, क्योंकि बिना रेनकोट तो हमारा कुछ होने वाला नहीं था। तो हम रुके एक थोड़ा सा टेंट के अंदर 2-4 मिनट के लिए और अपना रेनकोट उठाया, पहना, भाई चल दिए। क्योंकि अगर नहीं पहनेंगे रेनकोट में गीले हो जाएंगे और वेदर कंडीशन बहुत चेंज होता है यहाँ का। ऊपर क्या मिलने वाला है हमें कुछ पता ही नहीं, कितनी ठंड होगी नहीं होगी। तो उससे बेटर अपना बचाव करके चलते रहो चलते रहो चलते रहो। भाई चल चल के तो ऐसे थकावट हो गई। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत जगह है, आप आराम से बैठ सकते हो। तो भाई अब सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैठ जाऊँ, 2-4-5 मिनट का रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रेस्ट नहीं करूँगा तो मुसीबत हो जाएगी और बिल्कुल चढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई ये तो मैं बैठने वाला हूँ और अब मैं बैठूँगा थोड़ी देर तक, थोड़ी देर बैठने के बाद ही चलूँगा। पंडित जी अब बोलने की हिम्मत नहीं बची है। बस आगे भाई यहाँ से चले और हमें एक बर्फ़ का पहाड़ दिख गया। जब बर्फ़ का पहाड़ दिखा तो जैसे लगा सारी की सारी थकावट ही ख़त्म हो जाएगी।
सारे यहाँ पे मस्ती करने में लगे हुए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा क्यों ना हम भी मस्ती कर लें। तो ये बर्फ़ है और शायद 2-4-5 दिन पहले गिरी हो, लेकिन गंदा कर दिया सबने चढ़ चढ़ के, और हम भी वही कर रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं और स्केटिंग वगैरह गिर के कर रहे हैं। तो लगभग 8 से 10 घंटे चलने के बाद हमें मिला फिर बेस कैंप, जहाँ कि हम रुक सकते थे। रुकने के बाद हमने क्या आगे जा सकते थे। तो रुकने के लिए बहुत सारे टेंट बने हुए थे, आप कहीं भी टेंट लेकर आराम से रुक सकते हो और आपको नाइट बितानी पड़ेगी। तो सुबह के हम निकले हुए थे करीब 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे पैदल शुरू किए थे और 8-10 घंटे लगभग शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम में थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, अब मन नहीं कर रहा था कि और चढ़ा जाए। तो बेस कैंप मिला हमें, हमने वहाँ पे क्या सोचा कि चलो क्यों ना रुक लिया जाए, क्योंकि रात भर चल नहीं सकते और हमें भी और बहुत दूर जाना है, ऊपर चढ़ाई करके फिर नीचे भी उतरना था और शाम भी होने लग गई थी। वेदर कंडीशन भी थोड़ा सा ऐसे ठंड से ज़्यादा लगने लग गई थी। तो भाई हम तो फिर चल दिए और सोचा जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, और ज़्यादा रात हो गई तो फाइनली हमने अपना एक टेंट ले लिया और इस छोटे से टेंट के अंदर मैं और पार्टनर दोनों के दोनों आराम से चले गए। अब इस टेंट के अंदर देखिए भाई, लाइट दे रखा है इन्होंने, एक चार्जिंग पॉइंट वगैरह दे रखा है, आराम से आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, लाइट है और ब्लैंकेट मिला हुआ है, आराम से आप रेस्ट कर सकते हो। ताकि हमने वही सोचा कि चलो भाई कुछ खा पी लें, खा पी कर आराम से रात का टाइम गुजार लें। भाई अगली सुबह वापस हमारी बर्फ़ के अंदर हुई है, तो वहाँ से जैसे सुबह उठे हैं फटाफट हम जल्दी से निकले हैं। तो उठते के साथ में हमें एक बर्फ़ का पहाड़ और मिल गया, और इस बर्फ़ का पहाड़ थोड़ा सा ये और ऊपर था। अभी सुबह सुबह का टाइम था तो ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, तो हमने फटाफट मस्ती की, फ़ोटो वोटो खींच के यहाँ से हम फिर निकल लिए और हम निकल लिए लिचोली कैंप की तरफ में। तो हमारा आ गया था लिचोली कैंप, और यहाँ पर मौसम देखा हमने भाई, बादल एकदम से आए हुए थे, धुंध आई थी और सांस हमारी फूलने लग रही थी, ये वो हाई एल्टीट्यूड पे आ चुका था। तो हमने शॉर्टकट लेना शुरू किया यहाँ पे, इससे पहले शॉर्टकट नहीं था। अब यहाँ से हमने क्या किया, शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया। शॉर्टकट पड़ता तो आसान है बट थोड़ी चढ़ाई मुश्किल होती है। अब देखो भाई, शॉर्टकट के चक्कर में इन सब ने क्या किया है, ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ चढ़ के बैठ गए हैं। अब इतने शॉर्टकट हैं, ना तो ये रास्ते हैं, पत्थर के बीच बीच में चलना है हमें, लेकिन शॉर्टकट से फ़ायदा ये है कि अब 4-5 मंजिल सीधे एक बार में ऊपर आ सकते हो, जो आपको डिस्टेंस घूम घूम के जाना पड़ता है। ये आंटी भी हमारे साथ साथ बिल्कुल सिर पे सामान रख के शॉर्टकट चढ़ गई, और हमें तो बिना सामान, दोनों डंडे इन्होंने ले गए थे, हमें तो एक डंडे से चढ़ना मुश्किल हो रहा था, कैसे शॉर्टकट से जाएँ। तो कोई नहीं यार, फिर भी धीरे धीरे जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि चलो ऊपर तक चलते हैं, और ये शॉर्टकट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे भाई कि केदारनाथ हम पहुंच चुके थे। अब हमें केदारनाथ पहुंचने के लिए रुकने की व्यवस्था देखनी थी। तो यहाँ पर टेंट हमने देखा, बहुत सारे टेंट थे, तो टेंट हमने एक टेंट ले लिया अलग, बिल्कुल मंदिर के पास में ही, कहता है कि हमें ज़्यादा नहीं मिले। आपको यहाँ टेंट सस्ते मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाते हैं, ये नहीं बहुत कॉस्टली मिलेंगे। जितना मंदिर के पास जाओगे आपको उतने महंगे मिलेंगे। मंदिर से थोड़ा सा दूर अगर आप रुकते हो तो आपको टेंट थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, 400, 500, 700, 800, 1000 में आराम से आप टेंट ले सकते हो। तो मंदिर हमें दर्शन करना था, तो दर्शन करने के लिए सबसे पहला काम था मंदिर के हमें स्लॉट टाइमिंग लेना। तो लाइन में लग के हमने स्लॉट टाइमिंग ले लिया, और जो स्लॉट टाइमिंग मिला हमें 6 बजे का मिला। तो हमने टोकन ले लिया अपना कि शाम को 6 बजे करना है, और यहाँ पर हमारे दर्शन के लिए लाइन लग जाएंगे। तो यहाँ सब अपने अपने स्लॉट टाइम के अनुसार लाइन में लग जाते हैं। आपको 15 मिनट आधा घंटा पहले लाइन में लग जाना है, और लाइन में लग के फिर आपको दर्शन के लिए जाना है। तो हमारा स्लॉट टाइम 6 बजे का था, तो हमें बोला गया 5, 5:30 तक आप लाइन में आ जाएं। तो हम पहुंच चुके थे 11-12 बजे के आसपास। तो भाई करे क्या, तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये थोड़ा सा मंदिर के बाहर भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं और हम दर्शन कर सकते हैं बाहर से भी। तो हमने पहले बाहर जाना ठीक समझा। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ से भैरव मंदिर भी हम जा सकते हैं, कि भैरव मंदिर बिल्कुल पास में चढ़ाई। 6 बजे का स्लॉट मिला हुआ है, तो 6 बजे स्लॉट में 5 बजे हम लाइन में लग जाएंगे और फिर जाके देखेंगे हम। जय श्री केदार और जय भोले की। एक भंडारा मिल गया हमें, अलवर का भंडारा। हमने भंडारा खा लिया यहाँ पे। यहाँ भंडारा मिल जाए तो बात ही अलग है। अब देखो हम भैरव मंदिर की तरफ में जाने वाले हैं, चलें फिर चलते हैं। अब दिखते यहाँ से बहुत पास में रहा है कि भैरव मंदिर दिखते दिखते बहुत पास में है। ये भैरव मंदिर का मार्ग, और फैसिलिटी अच्छी है, बहुत सारे कैंपिंग है। कैंप लो अपना, देखो कहीं भी कैंप लो, आपको स्टे करो। और ये घंटी बजा देते हैं, आते टाइम घंटी बजाएंगे।
ये सारे वो हैं जो चढ़ के आ गए, थक गए, थक के बिल्कुल बैठे हुए हैं। देखो ये सारे थक क्या चढ़ के चढ़ाई करते हुए आ गए। अभी अभी हमारी बहुत दूर जर्नी है और ऊपर देखेंगे अभी। देखो तो भाई फाइनली हम यहाँ पर भैरव बाबा मंदिर पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से अपना प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि आसपास में कई सारे प्रसाद की दुकानें, तो आप प्रसाद ले लीजिए और बाबा पे चढ़ा दीजिए। तो देखेंगे बहुत सारी पूजा वगैरह होती रहती है, यहाँ पे लोग आते हैं अपना पूजा वगैरह सब करवाते रहते हैं। और यहाँ से अगर आप नज़ारा देखोगे पीछे का, आपको इतना सुंदर कैलाश पर्वत का नज़ारा लगेगा कि वाह क्या नज़ारा है। पहाड़ों के बीच में बिल्कुल कैलाश पर्वत और उसके साथ में बादल। अब ये देखिए भाई सब पूजा होने लग रही है, तो पूजा वगैरह करके और यहाँ से आप देख सकते हो नीचे हमारे केदारनाथ मंदिर। ये केदारनाथ बाबा यहीं पर है, तो इतनी ऊंचाई पे हैं ये बिल्कुल छोटे से दिखाई दे रहे हैं। हमारी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ देखिए यहाँ के एक नंबर, बहुत अच्छी चीज है, बाबा के आशीर्वाद है, दर्शन करो, बहुत अच्छी चीज है, आना चाहिए, बहुत आना चाहिए भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आना चाहिए। ये हमारे दोस्त बहुत मिलेंगे यहाँ पे हमें। ऐसी आशीर्वाद है जरूर घर बैठ के नहीं मिलेगी, देख बाहर सकते निकलना हो, पड़ेगा। दिखाते हैं नेचर का नज़ारा जो है, आप यहीं देख सकते हो। यहाँ पे शूटिंग हुई थी मुन्ना भाई, वो भाईजान की मूवी, भाईजान मूवी शूटिंग यहीं में बता रहे भाई साहब कि भाईजान की मूवी शूटिंग यहीं पे हुई है। जहाँ मुन्नी मिली थी उनको लास्ट में। अच्छा जी, ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ जाता है फिर तो। 3 रोड आ रहा है। अच्छा, चाइना बॉर्डर के पास पहुंच गए हम। हाँ बंदे तो यहाँ पे नाम लिख के जाते हैं पत्थरों के ऊपर से। अब नाम तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन दिखाता हूँ मैं जूम करके। देखो विमोल, इसमें गोपाल, और ये देख लो इतने नाम। मेरा नाम भी मैंने कहीं लिखा हुआ है, अगर आप पहचान सकते हो तो ढूंढ के मुझे बता देना। शायद ये वाला लग रहा है, देखो आर के आ गया ना मेरा नाम, है ना, बहुत बढ़िया। लो भाई शुरू हो गए नाम लिखना। और अब देखो सबसे पहले जगह बना रहे हैं, क्योंकि अपना नाम लिखने के लिए जगह चाहिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। भाई मेहनत करेंगे हम। मैं नाम तो लिख चुका हूँ अपना, अब इस भाई का भी नाम लिखवा दूं। हो गया, यहाँ लिखेंगे ना नाम, यहाँ पे। हाँ हाँ नाम तो लिखना है। शुरू करते हैं यहीं से, यहाँ से शुरू करते हैं ना, हो जाएगा इसमें डी के लिख देंगे। अरे तो बहुत सारे पत्ते चाहिए लिखने के लिए, 2 घंटे लग जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। इसका तो स्टैंड टूट गया, गड़बड़ हो गई, ये तो नुकसान वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। कोई नहीं, दूसरा स्टैंड ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है। चलो एल 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 हो गया, अब के पे आ गए। चलो एक रनिंग हो रही है भाई, एक माउंटेन क्लाइंबिंग की रनिंग, और कितनी देर में पहुंचते हैं। तो भाई बहुत मजा आ गया यहाँ पे चढ़ के, इतनी हाइट पे पहुंच गया हूँ, सांस फूलने लग रही है मेरी। अगर पीछे का सीन देखोगे ना तो बिल्कुल साफ दिखेगा, ऐसे लगेगा हाँ कि हम पहुंचे हुए हैं। भाई फाइनली ऊपर से दर्शन तो हमें हो गए केदारनाथ बाबा के। ऊपर से हमें बिल्कुल छोटा सा मंदिर दिख रहा है, लेकिन अब हमें हमारा स्लॉट टाइम जो है उस स्लॉट टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने दर्शन करने पड़ेंगे। तो फटाफट यहाँ से हम उतरते हैं नीचे की तरफ में। तो जैसे नीचे उतर रहे थे तो हमें एक भंडारा और मिल गया, तो क्यों ना एक भंडारा और खा लिया जाए, क्योंकि भंडारे का स्वाद यहाँ पे अलग मज़ा आ जाता है, बिल्कुल टेस्ट। और ये लोग यहाँ भंडारा करवाते रहते हैं, तो ये सब लोग यहाँ भंडारा करवाते रहते हैं। बहुत सारे लोग भंडारा खाने के लिए आते रहते हैं। ये भंडारा भैरव बाबा मंदिर के पास में बिल्कुल होता है, कि मंदिर हमारा उस साइड में, उससे थोड़ा सा दूर ही है कि आप यह भंडारा आराम से कर सकते हो। तो भाई चलो फटाफट यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, तो उससे पहले कुछ हमें भंडारे में थोड़ा सहयोग राशि प्रदान कर देनी चाहिए, ताकि भंडारा और कराते रहें, जो लोग आते हैं वो भी अपना आराम से भंडारा ग्रहण करते रहें। अब यहाँ से हमें जाने का टाइम हो गया है, तो भाई नीचे फटाफट चल के तैयार हो जाते हैं। और सब दोनों ने अपना अपना गेटअप चेंज कर लिया, नहा लिए यहाँ पे आके, और नहा के फटाफट चलते हैं अपने लाइन में लगने के लिए, क्योंकि 5 बजे का स्लॉट है, 6 बजे का स्लॉट है और 5 बजे में लाइन में लगना पड़ेगा। ज़्यादा देर करेंगे स्लॉट मिस हो गया तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे, तो जल्दी से चलते हैं अपनी लाइन में लगने के लिए। तो फाइनली भाई अब हमें लाइन का टाइम आ गया है, और जब हम आए लाइन में लगने के लिए, आप देख कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी धीरे धीरे करके लाइन में लग गए, और लाइन में लग के अपने दर्शन के लिए चल दिए, अब तो हमें दर्शन करने हैं। तो 6 बजे के स्लॉट में दर्शन करते करते हमें लगभग 7:30 बज गए, और यहाँ पे आरती शुरू हो गई। तो भाई फटाफट दर्शन हो गए हमारे, और दर्शन करके यहाँ से हम निकल गए पीछे की तरफ में,
पीछे यहाँ पर हमारे क्या था, एक भीम शिलालेख था कि जब हमारे आपदा आई थी तो उस टाइम में केदारनाथ मंदिर को इसी पत्थर ने बचाया था। बड़ा सा त्रिशूल है, बहुत सारे यहाँ पर साधु वगैरह हैं जो तपस्या वगैरह करते रहते हैं, और पीछे लोगों की भीड़ है। तो शाम की आरती के टाइम में लोगों का अच्छा जमावड़ा हो गया और अच्छी खासी भीड़ लग गई। अब इस भीड़ के कारण हमने फटाफट दोबारा से एक बाहर से दर्शन कर लिए, और यहाँ से टाइम ज़्यादा हो चुका था तो हमें लगा फटाफट हमें अपने टेंट में जाना चाहिए और टेंट में जाके फटाफट हमें रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से हम निकल चलो ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारे केदारनाथ यात्रा भी पूरी हो गई है और कंप्लीट हो गई अच्छी तरीके से। भगवान के केदारनाथ अच्छे दर्शन भी हो गए और फाइनली अब ब्लॉग को हम ख़त्म करने वाले हैं। अब कल का डेस्टिनेशन हमारा अगला होगा तो वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट, जय महाकाल, जय केदार, जय श्री राम, जय राधे राधे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारा कुल खर्चा कितना आया। तो दोस्तों दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा करने में अब हम बता दें कि आपका और हमारा कितना खर्चा आ सकता है या हमारा कितना खर्चा आया। तो हम लोग अपनी यात्रा बाइक से कर लेते हैं, जो कि हमने अपने बाइक में पहले तो 700 कुछ रुपये का हमने पेट्रोल भराया, जिसमें आपको टोटल खर्चा 5,000 से 6,000 तक आने वाला है, जिसमें आप 2,500 पेट्रोल खर्चा निकाल दें और आपको यहाँ पे श्रीनगर वगैरह बीच में आप कहीं रुकते हैं तो आपको 800 से 900 में एक रूम आसानी से मिल जाएगा। बाकी आप बेस कैंप वगैरह खाने पीने की चीज़ें आप अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। बाकी के इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। हर हर महादेव, जय केदारनाथ।